चलिए अब शनि का टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। शनि देव की बात शुरू करने जा रहे हैं। जो जो लोग लेट आए हैं उन्हें मैं बता दूं, जो हमारे इस एपिसोड का पहला सेगमेंट है वो मैंने बताया है आजकल ग्रह किस गोचर में है, आजकल ग्रहों की चाल कैसी है। अब ये उसका दूसरा सेगमेंट है। अब हम शनि देव के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है हमें उस बात की जानकारी होना जिसका हमारे जीवन के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव आता है या आने वाला है। तो शनि महाराज जो हैं 29 जून को, नोट कर लीजिए जो जो लोग नोट करना चाहते हैं, 29 जून को कुंभ राशि में गोचर करते हुए वक्री अवस्था में आ जाएंगे। वक्री का मतलब होता है चाल में धीमे होके उल्टा दिखाई देते हैं। हालांकि कोई भी ग्रह उल्टा चलता नहीं है, दूसरे ग्रह आगे निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ पीछे जा रहे हैं। जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं ना तो ऐसा लगता है पेड़ पीछे जा रहे हैं, तो पेड़ पीछे नहीं जा रहे होते, हम थोड़ी स्पीड अप हो जाते हैं तो हम कहते हैं पेड़ वक्री हो रहे हैं। तो ये जो वक्री अवस्था है ये क्रूर ग्रह की अलग होती है, शुभ ग्रह की अलग होती है। और इस वक्री का मतलब यह है कि जब ये सीधी चाल में होते हैं तो इनका प्रभाव, ध्यान से सब समझ लीजिए, इनका प्रभाव पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तरफ हमारे ऊपर पड़ रहा होता है, हमारे ऊपर आ रहा होता है। और अगर शनि की ही बात कर ले, अगर शनि कुंडली में शुभ हो, योग कारक हो, अच्छी राशि में और अच्छे भाव में बैठा हुआ हो, तो शनि की आती हुई एनर्जी हमारे लिए बड़ी लाभदायक होती है, बहुत बढ़िया होती है। अगर शुभ हो, अच्छी राशि में और अच्छे घर में बैठा हो, छठे घर में ना हो, आठवें में बिल्कुल ना हो, 12वें घर में ना हो, क्योंकि छठे घर का शनि रोग ऐसा देता है, लंबा रोग, लंबी बीमारी। आठवें घर का शनि डिप्रेशन देता है, एकाकीपन, अकेलापन दे देता है। और 12वें घर का शनि वो भी छठे घर जैसा ही है, रोग दे देगा, कोई शत्रुओं को बढ़ा देगा, कोई फालतू डिप्रेशन डाल देता है, मेंटली अपसेट कर देता है। और कहीं किसी का राहु खराब हो तो वो जेल यात्रा करवा देता है, क्योंकि राहु और शनि अगर दोनों ने मिलकर 12वें घर को हीलिंग दे दी तो वो जेल यात्रा करा देते हैं। तो ये मैं अभी आपको शनि के टॉपिक में बताऊंगा कि किन ग्रहों के साथ उसकी मित्रता है, किन के साथ क्या उसका संबंध है। थोड़ा आराम से हम इस टॉपिक को आज चलाएंगे, आज अधूरा रह गया तो एक एपिसोड और कर लेंगे, ठीक है। तो शनि ग्रह 6, 8 और 12 में अगर हो तो ध्यान रखिएगा वो मुसीबत का ग्रह होता है। शनि ग्रह कुंडली में नीच हो या अस्त हो, ध्यान से सुनते जाइए, मेष राशि में शनि नीच होते हैं। वही सूर्य के साथ संबंध बना लें निकटता का तो अस्त हो जाते हैं। तो भी हमारे जीवन में हमारी जो कर्म शक्ति है वो कमजोर होती है। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं, मुझे मिलते हैं जब, कि बड़े बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता पंडित जी। किसी ने कहा था तुम्हारा बृहस्पति उच्च है, किसी ने कहा था शुक्र उच्च है। तो मैंने फिर उनको सिखाया कि जब भी आपको ऐसा लगे कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो आप देखिए मेहनत का ग्रह कौन सा है। शुक्र तो मेहनत का ग्रह है नहीं है, बृहस्पति भी मेहनत का ग्रह नहीं है। मेहनत का ग्रह शनिदेव है, उन्हें कर्म फल दाता कहा जाता है। और वो भी इस युग का जब उन्हें शंकर भगवान ने न्यायाधीश बना दिया था। हम कहते हैं ना सूर्य ग्रहों के राजा है, तो शनि भी ग्रहों के न्यायाधीश है। तो मेहनत का ग्रह शनि अगर आप लोगों की कुंडली में नीच राशि में है, मेहनत का फल देने वाला ग्रह अगर वक्री अवस्था में है, मेहनत का फल देने वाला ग्रह अगर अस्त हुआ पड़ा है तो मेहनत का फल अस्त रहता है। 6, 8, 12 में क्या हुआ, शनि बीमारियों में, फालतू बातों में, डिप्रेशन में उलझाता ही है। शनि के साथ राहु आ गया तो जेल यात्रा करा देता है। शनि के साथ मंगल आ गया तो हॉस्पिटलों में ऑपरेशन करवा देता है। शनि के साथ चंद्र आ गया तो वो मेंटल डिस्टर्बेंस दे देता है, क्योंकि वो विष योग पैदा कर देता है। तो ये सारी चीजें आप शनि से सीखते जाइए। अब शनि ग्रह 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक वक्री अवस्था में चलेंगे। शनि महाराज 2 राशियों के स्वामी होते हैं, 2 राशियों के। सबसे ज्यादा शनिदेव के शुभ या अशुभ होने का सबसे ज्यादा जो 100% बैड इफेक्ट आएगा वो मकर और कुंभ वालों को आएगा, मकर और कुंभ वालों को। ये आप ध्यान से समझते जाइए। शनिदेव दैत्य श्रेणी के ग्रहों में प्रमुख भी होते हैं।
अब दैत्य श्रेणी में कौन कौन है? बुध, शुक्र और शनि। अब बुध, शुक्र और शनि के जो लगन है, जिनके लिए शनि त्रिकोण के स्वामी है, सेकंड बैड इफेक्ट उनके ऊपर आएगा। तो सेकंड बैड इफेक्ट किसके ऊपर है? बुध के दो लगन है, मिथुन लगन और कन्या लगन। शुक्र के दो लगन है, वृषभ लगन और तुला लगन। इनके ऊपर उसका बैड इफेक्ट आएगा। तो जो दैत्य श्रेणी है वो तो विशेष रूप से शनि से ही पोषित होती है। इसलिए 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक कहां कहां प्रभाव पड़ेगा, अगर टाइम मिला तो मैं आपको बताता जाऊंगा। अब आइए शनि के जो एंटी प्लैनेट है। शनि के एंटी प्लैनेट है सूर्य, क्योंकि सूर्य और शनि यूं तो पिता और पुत्र है, लेकिन हमारी पुराणों की कथा के अनुसार सूर्य और शनि की आपस में बनती नहीं है। सूर्य और शनि एक ही राशि में, एक ही भाव में हो तो वो पितृदोष वाली कुंडली होती है। उन घरों में भी यही होता है, पिता पुत्र की बनती नहीं है। उन घरों में 3 पीढ़ियों के ऊपर बैड इफेक्ट आता है, सूर्य शनि पिता पुत्र। जब उसके अपने औलाद हो जाए बीच वाले के, उसका पुत्र शनि वो खुद सूर्य, तो ये एक पितृदोष होता है, ध्यान रखिएगा। एक एंटी प्लैनेट है शनि। तो सूर्य की राशि में भी बड़ा खतरनाक फल दे देता है। सिंह राशि में शनि 3 राशियों में हो तो बचकर रहिएगा। एक मंगल की मेष जिसमें नीच, एक वृश्चिक और एक सूर्य की सिंह राशि में। अगर ये हमारी कुंडलियों में है तो भी शनि बड़ा भयावह रूप दिखा देता है। शनि का दूसरा एंटी प्लैनेट है मंगल स्वयं। अब मंगल अग्नि है, शनि तेल है। और जो आजकल आप रोज अग्निकांड देखते हैं, रोज बिल्डिंगों में आग लग रही है और डेली कोई ना कोई नुकसान हो रहा है। अभी आपने आतंकी घटनाएं 4 दिन हो गए लगातार जम्मू कश्मीर में। ये शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर है। मंगल क्या है? अग्नि, बारूद। शनि क्या है? तेल, फुहारा। इससे पहले चल रहा था अंगारक श्राप मंगल और राहु का, वो देता लंबी आग। 2 जून को वो खत्म हो गया था। लंबी आग क्या होती? जंगलों में आग लग गई, महीना चलती रही, सहकती रही। मंगल और शनि की जो आग है, ये आपको पता, सुबह उठ के पता चलेगा अरे फलां बिल्डिंग में आग लग गई। कुवैत में देखिए कितनी भयंकर आग लगी, 40 भारतीय उसमें जलकर बेचारे मर गए। तो ये होता है अचानक। तो मंगल और शनि, मंगल ब्लड भी है, शनि लोहा भी है, ये करवा देता है एक्सीडेंट। ऑपरेशंस जितने होते हैं शनि मंगल वालों के होते हैं, या तो एक ही घर में मंगल शनि या आमने सामने मंगल शनि। मंगल और शनि का एक और सीक्रेट है, डॉक्टर भी यही बनाता है। अगर गुरु की दृष्टि में आ जाए, शुभ हो जाए, तो डॉक्टर बना देता है। अगर राहु की दृष्टि में आ जाए तो डाकू बना देता है। देखिए, जब भी हमारे पास बच्चे आते हैं अपने भविष्य के बारे में कि मैं मेडिकल लूं, तो मैं सबसे पहले यही देखता हूं मंगल और शनि का कोई संबंध है, चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे एक ही राशि में बैठे हुए हों, और फिर देखता हूं उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है किसी शुभ ग्रह की। तो मंगल और शनि का संबंध हो जाए, शुभ ग्रह से वो पोषित हो जाए, तो डॉक्टर बनता है। खासकर सर्जन बनते हैं, ऑपरेट करने वाले। और बड़े बड़े मशहूर सर्जन जो हमारे लिंक में हैं, उनकी कुंडलियों में है, मैंने देखा है। बड़ा मुझे भी होता है, भाई ये ज्योतिष में पढ़ा था, ये देखिए आपके सामने आ रहा है। तो मैं डॉक्टरों को हैरान कर देता हूँ। और यही मंगल और शनि राहु की दृष्टि में है तो वो जेब कतरा होता है, छुरीबाज होता है। जितने आजकल स्नैचिंग के केस हैं, वो छीन के भागने वाले, वो यही मंगल शनि राहु का खेल है। तो ये शनि के एंटी जो ग्रह हैं, उसमें सूर्य भी है, उसमें मंगल भी है। अब आइए चंद्रमा। चंद्रमा जल का कारक है, शनि तेल का कारक है। अब जल और तेल मिक्स करके अपनी कार में डाल लीजिए। पेट्रोल में या डीजल में जल मिलाइए और अपनी गाड़ी में डाल लीजिए। गाड़ी का इंजन ही सीज हो जाएगा। जब चंद्रमा शनि के साथ हो तो वो विष बन जाता है, दूषित हो जाता है। चंद्रमा दूध है, जल है, उसमें एक बूंद डीजल डाल दीजिए, सारा दूषित हो जाएगा। और ये जो दूषित होना, अगर वो पानी और तेल गाड़ी को खराब कर सकता है, ये हमारे को भी खराब कर सकता है। चंद्र शनि का विष योग कुंडली के 12 भावों में जिस भाव में चला गया, उस भाव संबंधित अंगों में परेशानी दे देता है। कुंडली के 3 भाव ऊपर हैं, 12वां, पहला और दूसरा, 3 ऊपर भाव है। वो क्या है? हमारी आंखें, हमारा सर, हमारा लगभग ब्रेन।
अगर वहां पर चंद्रमा शनि हो तो इतने भ्रम पैदा करेगा, आंखों में परेशानियां दे देगा, बाल हल्के कर देगा, दांतों में परेशानी दे देगा, अकेले 12वें घर में वो पैर के तले खराब कर देता है, स्किन उतरने लग जाती है, हार्ड स्किन होती है कई लोगों की, जो पैर की एड़ियों की होती है हार्ड स्किन। और जो नीचे वाले 3 घर हैं, छठा घर, 7वां घर, 8वां घर, वो और भी भयंकर है। वो तो मृत्यु तक ले जाता है, फिर कैंसर तक ले जाता है, लंबी बीमारियां दे देता है, क्योंकि छठे घर में शनि चंद्र मिल गए तो लंबी बीमारी दे देता है। फिर 7वें में चले गए, यौन अंग खराब कर देता है। 8वें में चला गया तो वो भी गुप्त बीमारियां दे देता है, लंबी बीमारियां होती हैं। तो ये बड़ा ही जबरदस्त मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम है। तो 3 ग्रह आपको हमेशा पहले ढूंढने हैं अगर शनि की बात कर रहे हो। अगर शनि सूर्य के साथ है तो आपकी लाइफ में परेशानी देगा। अगर शनि मंगल के साथ है तो उन अंगों को खराब कर देता है, कुंडली के जिस भाव में चला गया। अगर शनि चंद्रमा के साथ है तो बॉडी का लिक्विड ही खराब कर देता है, उसको विष योग बना देता है, और जिन अंगों में होगा उनका वो कहीं ना कहीं नुकसान करता ही है। ये है शनि शत्रुओं के साथ। शनि मित्र है शुक्र का। शुक्र और शनि मिल जाए तो सुंदर योग है। शनि मित्र है बुध का। बुध शनि शुक्र मिल जाए तो सुंदर योग है, और विशेषकर अगर दैत्य श्रेणी की कुंडली में मिले हुए हों तो अच्छा फल मिलता है। देव श्रेणी की कुंडली में एंटी प्लैनेट्स मिल गए तो आप समझ लीजिए विपक्ष मजबूत हो गया। समझ गए? कई लोग कहते हैं मेरी फलानी सिंह लगन की कुंडली है, शनि उच्च है। सिंह लगन वाले तो सूर्य का लगन है, उनका तो सूर्य बृहस्पति मंगल उच्च होना चाहिए। अगर उनका शत्रु उच्च हो गया शनि तो समझ लीजिए आपका विपक्ष उच्च हो गया। और अगर विपक्ष उच्च हो जाए वो सरकार गिराने की शक्ति रखता है, याद रख लीजिए। इसलिए आपको देखना पड़ेगा आपकी कुंडली के मित्र ग्रह कौन से हैं, वो उच्च होने चाहिए। अगर शत्रु ग्रह उच्च हो गया तो वो जब उसकी दशा या अंतरदशा आ गई वो भी नीचे से खिसका देता है, याद रख लीजिए। जिसने इस सारे सिस्टम को समझ लिया वो जीवन में फिर विजेता बनता है, वो बिल्कुल शानदार तरीके से जीवन जीता है। सो शनि मित्र है बुध का और शुक्र का, दैत्य श्रेणी वालों के लिए। शनि एंटी है सूर्य, मंगल और चंद्रमा के। अब आइए शनि किसके साथ सम है? शनि देवगुरु बृहस्पति के साथ सम है। शनि जो है, अब आप कई बार जाएंगे मंदिरों में तो पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक हम जलवाते हैं उनसे जिन पे 7.5 चल रही हो। पीपल क्या है? देवगुरु बृहस्पति का ग्रह है। अब उनके चरणों में किसको बिठा दिया? शनिदेव को। सरसों के तेल का दीपक, और जब वो जलेगा उसकी जो फ्यूम्स है वो पीपल को स्पर्श कर जाएंगी, और जो शनि की नकारात्मकता है बृहस्पति के चरणों में पहुंचेगी। और इस पीपल के नीचे तेल का दिया जलाने से जिन लोगों के ऊपर शनि की ढैया, शनि की 7.5, नीच शनि का प्रभाव, अस्त शनि का खराब प्रभाव, वक्री शनि के कारण आ रही परेशानियां, उनके जीवन में समस्याएं दूर होती हैं इतने प्यारे से छोटे से उपाय के साथ। आज आपको 2 उपाय बता दिए हैं, एक साबुत मसूर की दाल और एक पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया, यानी कि गुरु शरणम, याद रख लीजिए। इसलिए बृहस्पति की राशियों में धनु में या मीन में शनि कोई अशुभ फल नहीं देता। ये बात आज मैंने बहुत जरूरी आपको बतानी है, क्योंकि सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि 30 मार्च 2025 को शनि महाराज मीन राशि में जा रहे हैं, दुनिया खत्म होने वाली है, ये गिर जाएगा, पहाड़ नीचे आ जाएंगे, पेड़ ऊपर चले जाएंगे, समुद्र बाहर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बृहस्पति के घर में शनि देव गुरु के शरण में चले जाते हैं। इसलिए जितनी ऐसी फेक वीडियोस बनती हैं उसका मकसद होता है कि चाहे क्लाइंट चल के आए ना आए, लेकिन व्यूज, लाइक्स एंड शेयर से जो मोनेटाइजिंग की होती है उन्होंने चैनल की, उसी से वो घर बैठकर ही लाखों करोड़ों रुपए बना ले, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैप्शन ऐसा लिखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको एक बार खोल ही लें। जितने क्लिक उतने पैसे, ये सोशल मीडिया का खेल है। सो मीन राशि में शनि 30 मार्च को जाएंगे अगले साल। कोई दुनिया खत्म नहीं होगी, कोई हाहाकार नहीं मचेगा, कुछ भी नहीं होने वाला।
क्योंकि ये ग्रह की ग्रामर है। हाँ, उसके 2.5 साल बाद जब शनि मेष राशि में जाएंगे तो नीच हो जाएंगे, और जो नीच शनि का फल है वो हमें मिलेगा, हमें भुगतना पड़ेगा। उसमें चाहे दुनिया खत्म हो, चाहे पॉपुलेशन खत्म हो, चाहे काम धंधे बंद हो, और वो भी उनके ही होगा जिनकी कुंडलियों में होगा। तो ये थोड़ा सा आज शनि का टॉपिक है, ये बात क्लियर करनी बड़ी जरूरी है। बहुत बहुत मैसेज मिलते हैं मुझे कि पंडित जी क्या मीन में जब शनि जाएगा दुनिया खत्म होने वाली है। मीन में शनि 30 साल पहले भी गया था। मान लीजिए अगर आज मैं 55 हूं, तो मैं जब 25 का था तब भी शनिदेव मीन में थे, तो तब क्यों नहीं दुनिया खत्म हुई। अब ये कैलकुलेशन बताते रहते हैं कि 30 मार्च को 6 ग्रह इकट्ठे होने हैं केतु के सामने मीन राशि में। तो मेरे पास तो ऐसी बहुत सारी कुंडलियां हैं जिसमें 5-5 ग्रह 6-6 ग्रह इकट्ठे हैं। सदी के महानायक जो बने हुए हैं हमारे, अमिताभ बच्चन की 8वें घर में सभी ग्रह इकट्ठे हैं मृत्यु स्थान में। मृत्यु तुल्य कष्ट आया उसको भी, पर देखिए ना क्या पोजीशन है। बॉलीवुड का महानायक है वो इस सदी का, उसके तो अष्टम भाव में है सारे। तो वो जो कष्ट आना है वो आएगा। ये जो जितने वीडियोस आते रहते हैं मेरे सामने, 30 मार्च 2025 दुनिया का अंत शुरू होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है। ग्रह का अच्छे का या बुरे का फल अवश्य मिलता है। बुरे ग्रह का फल उन्हें मिलेगा जिनकी कुंडलियों में उस ग्रह की स्थिति नेगेटिव होगी, अदरवाइज नहीं होता। तो यह भी आपको याद रखना चाहिए कि शनिदेव जो है मीन राशि में जब जाएंगे 30 मार्च को, कोई भी ऐसे हल्ला गुल्ला नहीं होने वाला है। शनि उच्च और नीच कहां होते हैं ये भी सीख लीजिए। शनि उच्च होते हैं 7 नंबर अंक तुला राशि, शनि नीच होते हैं मेष राशि में। अब शनि के रूप बदल जाते हैं फिर। जब शनि तुला राशि में उच्च होते हैं वो एकदम एकाकी होता है, एकाकी, साधक, शांत, अकेला रहने वाला, चुप, मुंह के ऊपर उंगली रखने वाला, देखने वाला सारे हालात आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसने क्या एक्शन करना है किसी को नहीं पता। जिसका उच्च शनि होता है वो एकदम मिस्टीरियस होता है, क्योंकि वो तो शांत साधक है शंकर भगवान का। उसके जीवन में कोई नहीं आता, उसके जीवन में तो जीवन साथी बनकर कोई नहीं आता जिसका शनि उच्च होता है। उसके जीवन में दोस्त बनकर कोई नहीं आता जिसका शनि उच्च होता है। तो सारी दुनिया को अपने कमरे में बैठकर स्क्रीन के माध्यम से देखता है, स्टडी करता रहता है, और जब कोई एक्शन करता है किसी को पता नहीं चलता, और ठोस एक्शन करता है। उसको कहते हैं उच्च शनि। जिनका तुला राशि में शनि हो वो एकदम शांत होते हैं, एकदम एकदम अकेले होते हैं। बस याद रख लीजिए, बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में, कोई पुरानी गजलें, कोई पुराने गीत सुनने वाले, उच्च शनि, शांत होते हैं। उसके बिल्कुल विपरीत मेष राशि में जब शनि है वो भयंकर शनि होता है। ईर्ष्या उसके अंदर भरी रहती है, दूसरे की तरक्की देखकर परेशान होने वाला हो जाता है। मैं भी ऐसा करूं, मैं क्यों नहीं हूं ऐसा, उसके कारण कई गलत स्टेप उठा बैठता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, मेष राशि का शनि और तुला राशि का शनि, उच्च होता है तुला में, नीच होता है मेष में। और जो अगला शनि का गोचर है जो 30 मार्च का है, जो बहुत सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, वो मीन में जा रहा है। मीन का शनि तो देवगुरु बृहस्पति के घर में जाएगा। कोई तबाहियां नहीं होनी, कोई युग नहीं परिवर्तन होने, कुछ नहीं होएगा। जब उसके 2.5 साल बाद शनि मेष में जाएंगे 2.5 साल के लिए, वो गड़बड़ करेंगे, तो वो तो करेंगे ही, वो तो ग्रह का ग्रामर है। तो इसका ध्यान रखिए, विशेषकर वो लोग जिनके ऊपर 60 सती चल रही है। अब ये भी बता देता हूं, 60 सती चल रही है 3 चंद्र राशियों पर। यहां पर मैं चंद्र राशि शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लग्न नहीं। 60 सती का प्रथम ढैया जो है वो चल रहा है मीन राशि पर, और प्रथम ढैया बड़ा ही हार्ड होता है, ये भी याद रखना। प्रथम ढैया तो ठीक वैसे है जैसे कोई कैदी पकड़ा गया और जेलर ने उसके ऊपर पहले पहले जो कुछ महीने होते हैं, या पहले 2.5 साल समझ लीजिए, शनिदेव को जेलर समझ लीजिए, वो कैदी के ऊपर पूरी सख्ती दिखाते हैं, उसे जेल रूल सिखाए जाते हैं, बताया जाता है कि भैया तुम जेल में आ गए हो, ऐसे जीना पड़ेगा। और कई बार जो नया नया जेल आया था वो यूज टू होता नहीं है, वो परेशान हो जाता है। तो यहां पर पहला ढैया चल रहा है, कैद में आ गए हैं मीन राशि वाले।
सख्त है। ये आपका पहला डैया खत्म हो जाना 30 मार्च को, तो दूसरा डैया आपके ऊपर आ जाएगा। परंतु आज जब बात कर रहे हैं तो दूसरा डैया चल रहा है कुंभ राशि वालों पर। 11 नंबर जिनकी राशि है, चंद्रमा जहां 11 में लिखा हुआ है, तो दूसरा डैया होता है नॉर्मल, थोड़ा सा मध्यम हो जाते हैं शनिदेव कि चलो पहले 2.5 साल में इसके ऊपर बड़ी सख्ती कर लिया, अब ये लाइन पे आ गया है, राइट टाइम पे उठता है, राइट टाइम पे नहाता है, अपने कपड़े धोता है, वॉशरूम साफ करता है, फर्श धोता है, सफाइयां करता है, जो जो जेल में उससे करवाते हैं, अब इसको अकल आ गई है। तो अगले 2.5 साल जो हैं वो जेल रूल सीखने वाला बंदा, उनको नरम हो जाते हैं शनिदेव। और तीसरा डैया जो होता है उसको कहते हैं शांत हो गए अब शनि, जाते हुए पैरों की तरफ है। पहला हेड पे होता है, दूसरा चेस्ट पे, तीसरा पैरों से उतर जाते हैं। तो जब वो उतरते हैं शनिदेव तब प्रसन्न माने गए हैं कि जाते जाते कुछ दे जाएंगे। और इस समय जब बात कर रहे हैं तो तीसरा ढैया उतर रहा है मकर राशि वालों का। तो मकर राशि वाले 30 मार्च को शनि की 7.5 से आजाद हो जाएंगे मकर राशि वाले। लेकिन जब मकर राशि वाले आजाद हो जाएंगे तो जिनकी मेष राशि है उनके ऊपर ढैया शुरू हो जाएगा। कब? 30 मार्च को। तो 2025 से लेकर 2027 तक शनि देव मीन राशि में रहेंगे। कोई दुनिया का ना तो अंत होगा, ना कोई युग परिवर्तन होगा, ना कोई समुद्र सड़कों पे आएंगे, ना कोई पेड़ हवा में उड़ेंगे, ना कोई पहाड़ जमीन में धंसेंगे। जब शनि 2 साल बाद लगभग 27 या 28 में मेष राशि में जाएंगे तब थोड़ी हाहाकार मचेगी। वो शनि की एक नेचर है, ग्रामर है, वो होना ही होता है। ठीक है, तो अब आपने समझ लिया कि मीन राशि, कुंभ राशि और मकर राशि पर शनि की 7.5 है। 2 राशियों के ऊपर शनि का ढैया भी लगा हुआ है। अब ये जो ढैया होता है, सिंगल ढैया 2.5 साल का, ये 7.5 से भी तेज होता है। ये 2.5 साल में ही वो सारी न्याय की प्रक्रिया कर देता है। इसको फास्ट ट्रैक अदालत कहते हैं। इन्हीं 2.5 साल में इंसान ऊपर से नीचे गिरता है, फिर संभलता है, फिर बनता है, या इंसान ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे गिरता है, फिर संभलता है। ऐसा होता रहता है उसके साथ। ये कौन सी 2 राशियां हैं? एक है 4 नंबर राशि यानी कि कर्क राशि, और एक है 8 नंबर राशि यानी कि वृश्चिक राशि। अब यहां पे चंद्र राशि की बात कर रहा हूं, वृश्चिक लगन की नहीं कर रहा। मान लीजिए मैं स्वयं हूं तो मैं वृश्चिक लगन हूं, मेरे ऊपर कोई ढैया नहीं चल रही, लेकिन चंद्रमा अगर 8 नंबर में है किसी का, उनके ऊपर ढैया चल रही है। उनके लिए शनिदेव एक दंड अधिकारी हैं। ये 30 मार्च 2025 को कर्क और वृश्चिक की ढैया खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, ये थोड़ा आपने शनि का सिस्टम समझ लिया, इसलिए बता रहा हूं आपको ये बातें। 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि ग्रह वक्री होने वाले हैं। लोहा, चमड़ा, तेल, शराब, ऑयल, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, रबर गुड्स, हार्डवेयर, पेंट, तेल, दवाइयां, सब शनि की चीजें हैं। जब शनि ग्रह वक्री होता है, बाजार में मंदी भी होती है और महंगाई भी होती है। इसलिए अपना अपना जो कैश है वो बचाकर रखें, फालतू चीजों में ना खर्चें, क्योंकि जून से नवंबर तक का जो समय है वो एक खासी परेशानी लेके आ सकता है। शनि तेल अभिषेक से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनिदेव की एक कथा है बजरंगबली के साथ कि शनिदेव ने हनुमान जी को चैलेंज कर दिया था, और चैलेंज में हनुमान जी ने शनिदेव को लूम लपेटकर, यानी कि अपनी पूंछ में लपेटकर पत्थरों से रगड़ दिया था। और जब शनिदेव त्राही त्राही करने लगे तो हनुमान जी ने सरसों के तेल की बूटी रगड़कर जब शनिदेव के जख्मों पर लगाई, उन्हें सहलाया और उन्हें बताया कि भाई मैं बजरंगबली हूं, मैं शिवजी का अवतार हूं, तुम शिवजी के शिष्य हो, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो शनिदेव ने उनसे क्षमा मांगी, तेल से उनको राहत मिली। तो उन्होंने एक वरदान दिया कि जो भी भक्त मुझे ऐसे ही राहत पहुंचाएगा, उसके लिए मैं कभी भी, चाहे ढैया हो चाहे 7.5 हो, अधिक परेशानी का बायस नहीं बनूंगा। लेकिन ये देखिए कितना छोटा सा, कितना आसान सा उपाय है, ध्यान से समझ लीजिए कि शनिदेव ने इतना कहा कि जो तेल अभिषेक करेगा शनि की शिला पर, या शनि की आजकल प्रतिमा बन गई है, हालांकि शनि की प्रतिमा में आंखें होती हैं, आंखों के सामने नहीं आना चाहिए,
या तो मंदिरों में प्रतिमा पर पट्टी बंधी हो काले रंग की, जैसे कानून की देवी की आंखों पे बंधी होती है, या फिर हम भक्तों को उनकी आंखों के सामने नहीं आना चाहिए। तो तेल अभिषेक से शनिदेव ने बजरंगबली को वायदा कर दिया कि मैं भक्तों को सताऊंगा नहीं। अब भक्त भी आते हैं मेरे पास फिर कि पंडित जी तेल अभिषेक भी करते हैं, शनिदेव फिर भी सताते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि अपने चरित्र के ऊपर आईने में जाकर देखिए कि कमियां कहां हैं। शनिदेव के वायदे में है, या मैं सुबह कुछ हूं, शाम को कुछ हूं, रात को मेरा रूप कुछ बदल जाता है, या मुझ में है। अगर वो कमियां मुझ में है तो उसे ठीक कीजिए, तो इस छोटे से उपाय से साढ़ साथी ठीक होती है, अन्यथा नहीं होती। क्योंकि वो तो शनि ही है जो कर्मों का फल देने वाले हैं। वो शनि है जो झूठ बोलने से नफरत करते हैं। वो शनि है जो रिश्वत लेने से नफरत करते हैं। वो शनि देवी हैं जो ठगी करने से नफरत करते हैं। और नीलम पहनने के बाद ये काम जो करते हैं उन्हें शनि जेल यात्रा करवा देते हैं एक दिन। कहता रह जाता है इंसान, भाई मेरे तो उच्च का शनि, मेरे को तो पंडित जी ने नीलम बताया था, फिर भी जेल हो गई। तो देखिए कमी कहां पर है। शनिदेव के प्रॉमिस में है? नहीं, कोई प्रॉमिस में कोई कमी नहीं है। शनिदेव के नीलम में है? कोई कमी नहीं है। जिनका उच्च शनि है, दैत्य श्रेणी की कुंडली है, उन्हें नीलम से ही वारे न्यारे हो जाते हैं, किस्मत खुल जाती है उनकी। जिन पे साढ़ सती चल रही है, ढैया चल रहा है, उन्हें केवल तेल अभिषेक से ही शनिदेव शांत हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। पर अगर फिर भी नहीं हो रहे आपसे, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप टेबल के नीचे से कुछ काम कर रहे हैं, आप मिलावट कहीं कर रहे हैं, आप कोई हेरा फेरी कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो शनि का एक एजेंट है राहु, सीधा जेल लेके जाता है। केतु सीधा कर्मों की सजा दे देता है। तो याद रख लीजिए, बहुत प्यारा बड़ा सुंदर सा उपाय है शनिदेव का। तेल अभिषेक करने से शनि प्रसन्न होते हैं, साढ़े साथी से राहत मिलती है। शनिदेव बृहस्पति के चरणों में जाकर शांत हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति यानी कि पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि शांत हो जाते हैं। शनि कुछ लगन वालों के लिए, ध्यान से सुने, अब ये तेल अभिषेक पीपल के नीचे विशेषकर दैत्य लगन को तो सूट करता है, लेकिन कुछ लगन वालों के लिए शनिदेव निर्धन लोगों की सहायता से प्रसन्न होते हैं। मान लीजिए आप सिंह लगन है, आप कर्क लगन है, ये एकदम सशक्त रूप से शनि के एंटी लगन है दोनों, कर्क लगन और सिंह लगन। आपके अंदर मन में भाव है शनिदेव को तेल अभिषेक करने का, जरूर कीजिए, वो हमारे लिए देव है। लेकिन अगर ग्रह का टेक्निकल पार्ट आपने सीखना है तो आपको शनि की काली वस्तुएं, काले मां, काले चने, चाय पत्ती, पुराने चप्पल, चमड़े की चीजें, लोहे की चीजें, किसी गरीब के घर में सीमेंट, सरिया, लोहे की टिन, चादर, गौशाला में, किसी यज्ञशाला में, किसी मतलब कहीं भी रेस्ट कर रहे हो लोग, वहां पर शेड डलवाना। कुछ लोगों के लिए दान से शनि प्रसन्न होते हैं, और विशेषकर दो लग्न, कर्क लगन और सिंह लगन, दो लगन वालों के लिए शनि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, कर्क लगन और सिंह लगन, क्योंकि ये चंद्रमा के लगन है। और मीन लगन, जहां वो 12वें भाव के स्वामी हो जाते हैं, और लगन है देव श्रेणी का। ये तीन लगन आप नोट कर लीजिए, मीन लगन, कर्क लगन और सिंह लगन। इन तीन लगन वालों को शनिदेव दान से ही प्रसन्न होते हैं। और शनि का रूप आपको पता है, शास्त्रों में जो है उन्हें कहा गया है मलीन, कमजोर। मैं बोलूंगा नहीं यहां से, क्योंकि मुझे डर लगता है शनिदेव से। तो जितने भी आप स्लम एरियाज में जाएं, खासकर झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे मलिन रूप से, नंगे पांव, फटे हाल, 3 दिन से नहाए नहीं, फटी बनैन पहनी हुई है, वहां जाए, और वहां पर कर्क लगन, सिंह लगन, मीन लगन को बता रहा हूं, विशेषकर शनि की वस्तुओं की डोनेशन करनी चाहिए। इससे शनि प्रसन्न होते हैं। मीन वालों को तो खासकर करनी चाहिए, क्योंकि अब मीन में शनि आने वाले हैं। द्वादशेष है आपके, द्वादशेष जेल यात्रा होती है, द्वादशेष हॉस्पिटल की यात्रा होती है, पागल खाने की यात्रा होती है, डिप्रेशन तक ले जाते हैं। शनि का 12वें घर से संबंध बन जाए, खासकर राहु साथ में कोई रोल अदा कर दे। तो कर्क, सिंह और मीन आपके लिए शनि एक शत्रु का रूप अख्तियार करते हैं, इसलिए आपको
निर्धन बच्चों की, बालकों की सहायता करनी चाहिए। विशेषकर अगर कोई नंगे पांव हो, आजकल कितनी धूप है, ऐसे बच्चों को आपको चप्पल दान करनी चाहिए। कोई बुजुर्ग मिल जाए उसको छाता दान करना चाहिए, काले रंग की छतरी। इनसे शनिदेव की प्रसन्नता आपको मिलेगी और शनिदेव का जो बुरा फल है, बुरा प्रभाव है, वो दूर होता है। शनिदेव, जितने लोग आलसी होते हैं ना, आलसी, उससे वो नेगेटिव हो जाते हैं, फिर याद रख लीजिए। और शनिदेव जितने लोग एक्टिव रहते हैं उससे पॉजिटिव हो जाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। तो जो कहते हैं ना, मैं आज नहीं कल करूंगा, अभी उठता हूं, अभी देखता हूं, माँ ने कहा कि जा ले आज सामान, अभी लाता हूं, अभी शाम को जाऊंगा, पिता ने कहा इस काम में हाथ डाले, कल देखेंगे, दिवाली के बाद, होली के बाद। आलसी जो लोग हैं उनके लिए शनि महाराज नेगेटिव रोल अदा करते हैं, चाहे उच्च के हों चाहे नीच के हों कुंडली में। एक्टिव जो लोग हैं उनके लिए शनि महाराज पॉजिटिव रोल अदा करते हैं। ये भी एक शनि का नुक्ता है, याद रख लीजिए। तो कुछ नुक्ते याद रखने पड़ते हैं जब शनिदेव की बात करें, क्योंकि लोग कहते हैं हम तेल अभिषेक करते हैं, हमने नीलम धारण किया, हमने शनि का फलां उपाय किया, हमें असर में कमी लगती है। तो असर में कमी कहाँ है आपको ढूंढनी पड़ेगी। आप आलसी हैं या एक्टिव हैं? आप टेबल के नीचे से काम करने वाले हैं, आप मिलावट करने वाले हैं, तो भैया फिर शनिदेव के सामने जाना भी मत। फिर यही उच्च का शनि ले जाता है सलाखों के पीछे। सो ये अब मैं आपको बता रहा हूं कि 19 वर्ष की लंबी दशा होती है शनि की। शनि के कॉम्बिनेशन में शनि राहु और शनि केतु, इसे प्रेत छाया या पिशाच योग कहते हैं। शनि राहु या शनि केतु को पिशाच योग कहा गया, प्रेत छाया योग कहा गया। उनके जीवन में इतनी समस्याएं आती हैं, एक से निकलते दूसरी आ जाती है, जिनमें ये कॉम्बिनेशन हो, पिशाच योग, शनि केतु, प्रेत छाया, शनि राहु, उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। शनि सूर्य की मैंने आपको बता दी थी, पितृदोष। शनि मंगल की मैंने आपको बता दी थी, अंगारक दोष। शनि चंद्र की मैंने आपको बता दी थी, विष योग। ये जोड़ियां होती हैं, ये भी आपको अपनी अपनी कुंडलियों में ध्यान रखना चाहिए। और जब अगर किसी भी ग्रह का रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन गया आपकी कुंडली में, विशेषकर राहु या केतु के साथ, तो कोई उपाय सूट नहीं करता, फिर कोई स्टोन सूट नहीं करते, यहां तक कि जाप दान पाठ नहीं सूट करता, क्योंकि वो एक नेगेटिव ऑरा में रहते हैं। आप उससे पहले ठीक करना पड़ता है, याद रख लीजिए। इसीलिए जब भी अमावस्या या पूर्णिमा आती है, मैं अनाउंस कर देता हूं कि कुंडली में अगर आपके राहु या केतु से बना हुआ कोई श्राप है, काल सर्प दोष है, पितृदोष है, साढ़ सती है, ढैया है, पहले उसे ठीक कीजिएगा, फिर ये स्टोन पहनिएगा, नहीं तो वो असर नहीं करने वाले होते। लोग करते रहते हैं ऐसे ही ज्योतिष के उपाय, फिर बाद में कहते हैं नहीं भाई बनती नहीं है बात। सही नियम ये है कि आपकी बॉडी में अगर कोई कैंसर जैसा रोग है, पहले कीमोथेरेपी से उसको दूर करेंगे, फिर बाद में छोटी छोटी गोली कैप्सूल सिर्फ काम आएंगे। हम चाहते हैं छोटी छोटी गोली कैप्सूल, उससे ये काम नहीं आता, वो उल्टा और उसको कैंसर को पोषण मिल जाता है, एक दिन फिर वो गैंग्रीन बन के सारे शरीर में फैल जाता है। इसलिए ये सारा खेल सेम है। अगर कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है जो मैंने आपको बताए, सारे ग्रह राहु केतु में है, आपको मैंने बता दिए, पहले उनकी जो उपाय की प्रक्रिया है वो अमावस्या या पूर्णिमा पर होती है, वो कीजिए। उसके बाद आइए आपके स्टोन कौन से हैं, आपके दान कौन से हैं, आपके इष्ट देवता कौन से हैं, आपके कलर कौन से हैं, ये तो चीजें तब काम आएंगी।